हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग आज बात करने वाले हैं द्विपद प्रमेय कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको कहीं कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रश्नावली का एक एक प्रश्न, आपकी प्रश्नावली के लिए जो भी आपको पढ़ाया जाना है, जो प्रश्नावली हल करने के लिए ज़रूरी है, इसके अलावा उदाहरण, सब कुछ आपको एक एक सीरियल बाय सीरियल हम लोग यहाँ पर मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। ये गणित विषय है और हम लोग बात करने वाले हैं आज द्विपद प्रमेय के बारे में। चैप्टर नंबर 8 ये है और इसमें हम बिल्कुल समाप्ति की तरफ पहुंच चुके हैं। आज जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो आखिरी चीज़ है, जो है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली काफ़ी खतरनाक होती है, सवाल थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। खैर, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, देखते हैं कौन कितना खतरनाक है। हालांकि आप देख सकते हैं a प्लस बी की घात n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः 729, 7290 तथा 30375 हो तो a, b और n ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जब ऐसा हो तो आपको प्रथम तीन पद बोला है, तो मैं सबसे पहले लिखने की कोशिश करता हूं कि यदि मैं a प्लस बी की घात n को निकालने की कोशिश करता हूं तो क्या आता है। प्रथम तीन पद निकालने, आखिरी के मतलब आप बारे में हमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कितने होंगे। तो लिखा NC0 a की घात n प्लस NC1 a की घात एक कम कर दो और b की घात एक बढ़ा दो। b अभी एक बार आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो पद होगा वो होगा NC2 a की घात n-2 और b की घात 2। ऐसे आखिरी तक जाएंगे। आखिरी पद कौन सा होगा? NCN a की घात 0 b की घात n। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इतना लिखने के बाद छोड़ देते हैं, वो डॉट 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 लगा देते हैं ऐसे, है ना। ये लगाने का मतलब है कि जो पद है वो अनंत है। अगर आपने सिर्फ ये लगा के छोड़ दिया कि चलो आगे कुछ ना कुछ होता रहेगा, हमें उससे मतलब नहीं है, अगर हमने इतना लिख के छोड़ दिया इसका मतलब पद जो है वो अनंत है। तो हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि n का मान अनंत है, क्योंकि अनंत पद तभी आ सकते हैं जब n का मान अनंत है। तो ये लिखने पर आपने ये मान लिया है कि n का मान अनंत है। आपको आखिरी पद लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, n का मान अनंत नहीं है, n का कुछ तो भी मान है जो हमें नहीं पता, इसीलिए मैं उसको लिख रहा हूं NCN a की घात 0 b की घात n। यहां लिखने के बाद मतलब आपने जो ये लंबी सी चेन बन रही है इसको काट दिया कि इतना ही है, ये इससे ज्यादा नहीं है। भले n कुछ भी है, लेकिन n एक ऐसी संख्या है जो हमें पता है, ये अनंत नहीं है, ये फाइनाइट नंबर है। खैर कोई बात नहीं। अब आपसे बोला है कि प्रथम तीन पदों के गुणांक नहीं बोला है। गुणांक का मतलब NC0, NC1, NC2, प्रथम तीन पद बोला है। प्रथम तीन पद कौन कौन से? NC0 a की घात n। अब NC0 का मतलब वास्तव में एक होता है, हम लोग देख चुके हैं ना। तो अगर NC0 का मान एक होता है तो ये तो a की घात n के बराबर है, ठीक है। और NC1 a की घात एक कम कर दो, b की घात एक बढ़ा दो। अब इस केस में अगर a की घात एक कम कर दी है और b की एक बढ़ा दी है तो यहां NC1 का मतलब तो n हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। a की घात एक कम, b की बढ़ा दी गई। उसके बाद NC2 a की घात एक और कम कर दो और b की घात एक और बढ़ा दो। तो NC2 का मतलब n में इससे कम एक और नंबर का गुणा कर दो बटा 2, a की घात n-2 और b की घात 2। और आपको यह बोला है कि प्रथम तीन पद जो है वो 729, 7290 और 30375 के बराबर है। खैर, हमें ज्यादा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको बोला है 729, ये आपको बोला है 7290 और ये बोला है आपको 30375। अब वन बाय वन, ये पहला, ये दूसरा और इसे अपन तीसरा मान लेते हैं। देखिए, सिर्फ पहले से, दूसरे से और तीसरे से अकेले से ये चीज निकालना संभव नहीं है। हम क्या करेंगे, हम दूसरे से पहले को भाग दे देते हैं। हमने क्या किया, या पहले से दूसरे को भाग दे दो, जो आपकी मर्जी हो। दूसरा चूंकि बड़ा है इसीलिए मैंने दूसरे से पहले को भाग दे दिया,
मैं दूसरे से पहले को भाग दूंगा। तो देखिए n a की घात n माइनस वन बी, n गुणा a की घात n माइनस वन बी और साथ में a की घात n 7290 डिवाइडेड बाय 729। अब ये 7290 डिवाइड बाय 729 सीधा सीधा हो गया 10। a की घात n से एक कम है, यहां n है, जिसे मान लो n का मान 100 है तो यहां 99 होगा, तो नीचे एक n बच जाएगा। तो यहां से आपको मिलता हुआ n का b में गुणा करके a से भाग दे दो, ये 10 के बराबर है और यही आपको पहला रिजल्ट मिला है जो आपको काम देगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मैं तीसरे से दूसरे को भाग दे देता हूं, मैं यहां पर भी यही करूंगा। मैंने अभी तीसरे से दूसरे को भाग दे दिया। अब अगर तीसरे से दूसरे को भाग दिया जाए तो क्या होगा, इस वाले भाग को इससे भाग दे दो। ठीक है, तो n गुणा n माइनस वन बटा दो, ठीक है, n गुणा n माइनस एक बटा दो, a की घात n माइनस दो, b की घात दो, और आप किससे भाग दे रहे हैं इसको, आप भाग दे रहे n गुणा a की घात n माइनस वन, n गुणा a की घात n माइनस वन साथ में b, और ये आएगा 30375 भाग दे दीजिए 7290 से। क्या ये ठीक है? अगर हां तो बताते जाइए। देखिए n से n उड़ा, यहां a की घात n से 2 कम है, यहां a की घात n से 1 कम है, तो a की घात n माइनस वन a की घात n माइनस टू से बड़ा होगा। मतलब चाहे a का मान, अगर ये शब्द बोलना थोड़ा गलत होगा, n माइनस वन n माइनस दो से बड़ा होगा। n माइनस वन n माइनस दो से बड़ा है तो a की घात n माइनस वन n माइनस दो से कटेगा, तो नीचे a बचेगा, ऊपर b बचेगा। तो आपके सामने इसको हल करने से जो चीज मिलने वाली है वो मिलने वाली है यहां तो n माइनस वन बटा दो और यहां पर b बटा a फिर से, क्योंकि यहां से इन दोनों की वजह से नीचे a, इन दोनों की वजह से ऊपर a, n से n गया, और ये चीज को थोड़ा सरल करना पड़ेगा। ठीक है, अब सरल कितना किया जाए ये देखना पड़ेगा। तो 3075 को 729 से हमें कैंसिल करना पड़ेगा। 3075 और 7290, ठीक है, तो 375 और 7290 5 से काटे, क्योंकि दोनों चीज 5 से कट रही है। जिस संख्या के आखिरी में 5 या 0 होता है दोनों 5 से काटी जाती है। तो अगर मैं इसे 5 से काटूंगा तो यहां पर तो बचेगा 6, फिर उसके बाद भाग जाएगा नहीं, और फिर बचेगा 7 पंजे 35 और उसके बाद 5, और यहाँ पर काटने पर बचेगा, एक बार जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, तो हम इसे फिर 4 बार लिख सकते हैं और फिर 8। ठीक है सर जी, मतलब फर्दर अगर हम इसे कैंसिल करें तो आई थिंक ये देखो ये 5 से कटेगा लेकिन अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, शायद 7229 है ना, 7290 है। ओके 7290 था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 7290 को अगर 5 से कैंसिल किया जाए तो 5 का एक बार गया, बचे 2, 5 को 4 बार किया तो बचे फिर से 2 यहाँ पर, और फिर 9, तो 5 बार जाएगा, 4 बार नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार जाना चाहिए और फिर बचेगा 4, तो बेसिकली 4 को मैं 40 कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, और देखिए उसके बाद 1458 और ये दोनों में कुछ भी कॉमन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 5 है और ये 8 है। ये 5 से कटेगा लेकिन ये 8 से, ये 5 से नहीं कटेगा। तो बेसिकली अब आपको इसे 3 से ट्राई कर लेना चाहिए, और अगर 3 से ट्राई करोगे तो कितना होता है, 3 के लिए जोड़ के देख लो, ये 3 से कैंसिल हो रहा है और ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 से कैंसिल कब होता है, जब संख्या के अंकों का योग 3 से भाग चला जाए। 6 + 0 + 7 13, 13 और 5 18, 6 से भाग जाएगा। 1 4 5, 5 और 5 10 और 8 18, फिर 3 से भाग जाएगा। तो अगर आप इसे कैंसिल करते जाओगे तो आपको मिलेगा 25/6 आखिरी में। कितना मिलने वाला है, 25/6। तो इसका मतलब ये मिला 25/6, और ये हमारे काम का अगला रिजल्ट है। अब यहां चिंता की बात ऐसी है कि इन दोनों को हल कैसे किया जाए।
आपके पास क्या क्या समीकरण है? इस समीकरण को आपने चौथा समीकरण बोल दिया है, इस समीकरण को आपने पांचवा समीकरण बोल दिया है। अब इसको फिर से लिख लेते हैं नए पन्ने पर। एन बी बटा ए 10 के बराबर है, तो मैंने लिखा एन बी बटा ए 10 के बराबर है, जिसे आपने चौथा समीकरण बोला है। और n माइनस 1 बटा 2 b माइनस ए 25 बटा 6 के बराबर है, जिसे आपने पांचवा समीकरण बोला है। एक काम करें, यहां से b बटा a को लिख सकते हैं 10 बटा n। ये जो b बटा a है, n को आपने उधर भेज दिया तो 10 बटा n, और इसको यहां रख सकते हैं। हमें तो मान निकालना है ना हर किसी ना किसी चीज का। हम क्या करेंगे, हम किसी ना किसी तरह से हल करने की कोशिश करेंगे। तो b बटा a को अगर मैं यहां लिख देता हूं तो ये समीकरण हो जाएगा n माइनस 1 बटा 2, और b बटा a की जगह 10 बटा n बराबर 25 बटा 6। यहां से n का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ n है, हल करने पर हम मान निकाल जाएंगे। कैसे? 2 से ये कटा 5 बार, 5 से ये कटा 5 बार, तो आपके पास बचा 5 गुणा n माइनस 1 बटा n बराबर 5 बटा 6। ऐसा कुछ, या फिर कुछ और इशू है? 10 बटा n, ये कटा 2 बार 5 बार, 5 से वो कटा 5 बार। बिल्कुल सही है। तो क्या मैं इसको इधर उधर गुणा कर सकता हूं? 5 से ये फिर 5 बार कट जाएगा। अच्छा, 5 से तो ये कट चुका है ना। वेट, ये तो 5 से खत्म हो चुका है, तो यहां बचेगा 5। इसको यहां वहां गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 6 गुणा n माइनस 1 बराबर 5n, या फिर 6n माइनस 6 बराबर 5n। यहां से 5n को इधर लाओ, 6 को उधर भेजो, तो n बराबर 6 आपका उत्तर होना चाहिए। n का मान 6 है, मतलब ये a प्लस बी की घात 6 है। अब क्या? पहला भाग बोल रहा था कि a की घात n 7 2 9 है। a की घात n जो कि 7 2 9 है, n का मान 6 है, तो a की घात 6 7 2 9 होना चाहिए। अगर a की घात 6 7 2 9 होना चाहिए, तो क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है कि a की घात 6 3 की घात 6 के बराबर है। यहां से a का मान 3 आ सकता है। यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है। सर, अगर a का मान -3 होगा तो भी a की घात 6 7 2 9 के बराबर होगा, तो फिर आपने a की घात 6 या a का मान -3 क्यों नहीं लिया? देखिए, अगर मैं a की घात 6 लिखता हूं या 3 की घात 6 लिखता हूं, तो वो -3 की घात 6 के बराबर ही होता है। सम घातों पर मान जो है वो धनात्मक आता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर ये पद, जैसे अगर a ऋणात्मक होता तो इन दोनों में से एक एक पद तो धनात्मक आता ही आता। एक धनात्मक होता, एक ऋणात्मक होता। तीनों पद धनात्मक है, इसका मतलब a और b दोनों धनात्मक है। बात तो यही है, या तो दोनों ऋणात्मक है ना। अगर यहां पर दोनों ऋणात्मक है तो भी बात ठीक है, दोनों धनात्मक है तो भी ठीक है। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज हमें यहां दिख रही है, इससे भी अच्छा, इससे भी निकाल सकते ना, तो b का मान ये सरल पड़ेगा। एन बी बटा ए बराबर 10 के बराबर है ना। चूंकि एन बी बटा ए 10 के बराबर है, एन का मान मुझे पता है, ए का मान मुझे पता है, तो एन का मान 6, ए का मान 3, बी का मान नहीं पता, बराबर 10। तो ये मिला 2b बराबर 10 और b बराबर 5। तो ए, बी और एन का जो मान है वो इतना इतना है। तो आपका जो द्विपद प्रसार था वो 3 + 5 की घात 6 था। खैर, हमें उससे मतलब भी नहीं है, हमें तो ए, बी और एन का मान निकालना था, जो हमने निकाल लिया। एक छोटा सा कैलकुलेशन जो कि यहां पर आपको परेशान कर रहा था। चलिए, तो आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें कि कैलकुलेशन कैसे किया। अगर नहीं आई तो प्लीज बता दें, बताकर किसी भी तरह से कि ये चीज होगी कैसे। और जब भी आपको 3 पदों के बारे में बोले, चाहे 4 पदों के बारे में बोले, हम इसी तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। 2 पदों का अनुपात ले लो, अगले 2 का अनुपात ले लो। यहां अगर जैसे मान लीजिए यहां पर बोला जाता 10वां 11वां और 12वां पद, अगर यहां पर ऐसा कुछ बोला जाता, तब मैं एक छोटा सा सूत्र है, हम लोगों ने उसको देखा है कि सर अगर मैं NCR को NCN - R से भाग दूंगा,
या एन सी एन माइनस आर नहीं, आर माइनस 1 से, तो ये होता है एन माइनस आर प्लस 1 बटा आर के बराबर। अब यहां चूंकि प्रथम, पहले, दूसरे और तीसरे पद थे वो अपन ने आसानी से निकाल लिए थे, लेकिन अगर मान लीजिए 10वां 11वां और 12वां पद होता तो हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करते जो कि अपन पहले देख चुके हैं। डन है? चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है? वो कहता है कि अगर a प्लस ए 3 प्लस ए एक्स की घात 9 के प्रसार में x का वर्ग तथा x की घात 3 के गुणांक समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। सरल है, वैसे सरल क्यों है? देखिए 3 प्लस ए एक्स की घात 9, आप इसका द्विपद प्रसार कीजिए। आप व्यापक पद की मदद से जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। एक बार प्रसार लिख ही दीजिए, क्योंकि x का वर्ग और x की घात 3 बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। वो कैसे? nc0 सबसे पहले 3 की घात 9, फिर nc1 3 की घात 1 कम कर दो और ax की घात 1 बढ़ा दो, तो ये 1 घात हो जाएगी। उसके बाद nc2 3 की घात 7 कर दो और ax की घात 1 और बढ़ा दो। उसके बाद nc3 3 की घात 6 ax की घात 3 ऐसे लेकर आखिरी तक जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ncn, और यहां ncn की जगह 9 है, ax की घात 9। आप चाहें तो सब n की जगह 9 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी वो चीज सवाल के अंदर चूंकि लिखी हुई है अंडरस्टूड होती है। खैर कोई बात नहीं, अपन लिख लेते हैं, क्यों नंबर कटवाना, है ना? सही है वैसे तो। चलिए अब देखो यार, आपको a की घात या x की घात 3 और x की घात 2 का गुणांक बोला है। मैं आपसे पूछता हूं कि x की घात 2 का गुणांक क्या होगा? सर x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 यहां से आएगा, x की घात 2 यहां से मिलेगा। जो संख्या x की घात 2 के साथ लिखी है वो पूरा का पूरा उसका गुणांक है, तो x की घात 2 के आगे 9c2, 3 की घात 7 और a का वर्ग लिखा है। उसके बाद x की घात 3 का गुणांक, इसका क्या करना है? x की घात 3 का जो गुणांक है वो कितना? तो x की घात 3 का गुणांक यहां से मिलेगा, x की घात 3 तो यहां से मिलने वाला है, तो ये मिलने वाला है 9c3, 3 की घात 6 ax की घात 3, या x तो यहां है नहीं इसीलिए a की घात 3, क्योंकि गुणांक में x नहीं आएगा। तीसरे पद में x का वर्ग मिलेगा, चौथे पद में x की घात 3 मिलेगी। अब ये दोनों बराबर है प्रश्नानुसार, गुणांक समान है, तो ठीक है ना? आप लिख देना ऐसा, है ना, कि प्रश्नानुसार नौ सी 2, 3 की घात 7, a की घात 2 बराबर 9c3, 3 की घात 6, a की घात 3। तो 9c2, 3 की घात 7, a की घात 2, 9c3, a की घात 3 और 3 की घात 6, a और 3 आगे पीछे हो गए, चलेगा। देखिए 3 की घात 7, 3 की घात 6 आपस में काट देंगे, यहां 3 की घात 1 बच जाएगा, यहां पर a बच जाएगा। तो आपके सामने मिलने वाला है 9c2 गुणा 3 बराबर 9c3 गुणा a। 9c2 का मान और 9c3 का मान अपन निकाल के ही लेते हैं, सरल पड़ेगा थोड़ा सा, वहां निकालेंगे कैलकुलेटिव होगा। 9c2 का मतलब 9 से एक कम संख्या में गुणा करके 2 से भाग दे दो, ठीक, तो 9 चौक 36 हो जाएगा ये तो, ठीक है। और 9c3 का मतलब 9 का 8 और 7 में गुणा करके फिर 3 के फैक्टोरियल मतलब 6 से भाग दे दो, ठीक है। वरना आप चाहे तो एनसीआर के सूत्र से इसको निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार, ये 2 बार, ये 4 बार, तो 3 गुणा 4 गुणा 7, ठीक है, ठीक है सर। तो यहां से तो मिलने वाला है 36 गुणा 3
बराबर 9c3 का मतलब 3 गुणा 4 गुणा 7 गुणा a। जब आप लोगों को कैलकुलेशन करना हो ना तो इन सबको गुणा को आखिरी में कर लेना, ये भी चलता है। तो 3 से 3 कटा, ठीक है, 4 से ये कटा 9 बार, ठीक है, तो 9/7 आना चाहिए a का मान। कितना? 9/7। देख लो, ठीक है, 9×8 = 72, 9c2। आई होप ये चीज आपको फिर से समझ में आ चुकी होगी, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है। ये कटा 4 बार और बिल्कुल सही है। बड़े आगे फिर चलिए, तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब भी हम लोग कर चुके हैं। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप देख कर बता सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यार अगले प्रश्न की तरफ। इसमें तो सिंपल है, कमेंट करते रहना यार, जो अगर प्रॉब्लम हो तो। ऐसा नहीं कि मतलब हम चुपचाप बैठे रहें और चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए गुणनफल 1 + 2x की घात 6 1 - x की घात 7 में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहां बता देता हूं। जब हमने द्विपद प्रमेय का या विविध उदाहरण किए थे, वहां एक प्रश्न था जरूर जहां दो द्विपद प्रसारों का गुणा था और उसमें आपसे किसी x की घात 4 या 5 पूछा हुआ था। जो भी पूछा रहे, ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आ जाते हैं। कुछ नहीं करना, इसका प्रसार करो और इसका प्रसार करो। इसके प्रसार में x की घात 0 आएगा, x की घात 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसके प्रसार में एक x की घात 1 से लेकर 7 तक आएगा। अब इधर वाला जो x की घात 0 है, अगर इधर वाले x की घात 6 के साथ गुणा हो जाए तो, या x की घात 5 के साथ गुणा हो जाए तो x की घात 5 आ जाए। इधर वाला x की घात 4 के साथ गुणा हो जाए तो x की घात 5 आ जाए। बस हमें यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 1 + 2x में, ध्यान से लिखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने सबसे पहले 1 + 2x की घात 6 को प्रसार किया, इसका द्विपद प्रसार कर लिया कि कितना होता है। तो ये सबसे पहले तो आएगा NC0, 1 की घात 6 लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद NC1, 1 की घात 5, 2x की घात 6 तो 2x या 2x की घात 1। फिर NC2, 2x की घात 2, बाकी जो 1 की घात 4 है वो लिखो मत लिखो, बात बराबर है। उसके बाद NC3, या n नहीं यहाँ 6 है, क्योंकि मुझे ना वो NCR लिखने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब मैं वो 6 में देखता नहीं हूं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। 6C3, 2x की घात 3, उसके बाद 6C4, 2x की घात 4 प्लस उसके बाद 6C5, 2x की घात 5 और 6C6, 2x की घात 6। उसके बाद 1 - x की घात 7 भी मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं उसका भी प्रसार लिख देता हूं, 1 - x की घात 7 का। तो सबसे पहले क्या आएगा, 7C0, बिल्कुल सही है, 1 की घात 7 लिखने का मतलब नहीं है, प्लस क्या आएगा, 7C1, 1 की घात 6 माइनस x की घात 1। फिर 7C2, 1 की घात 5, एक और कम हो जाएगी ना, यहां 7 घात थी, 1 की यहां 6 और यहां 5, माइनस x की घात 2 हो जाएगी, प्लस 7C3 माइनस x की घात 3 प्लस 7C4 माइनस x की घात 4 प्लस 7C5 माइनस x की घात 5 प्लस 7C6 माइनस x की घात 6 प्लस 7C7 माइनस x की घात 7। अब अगर आपको इन दोनों का गुणा करना है तो x की घात 5 वाले पद कहां कहां बनेंगे उसके बारे में सोचो। देखो, x की घात 5 बनाने के लिए अगर इसका पहला पद जिसमें x की घात 1 भी नहीं है, अगर ये वाले पद से गुणा हो जाए तो x की घात दोनों में 5 बनेगी।
इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 5 है, बन गई 5। अगर आप चाहो अच्छा ये इससे गुणा होगा तो x की घात कुछ नहीं, इससे गुणा होगा तो 1 बनाएगा, इससे गुणा होगा तो 2 बनाएगा, इससे गुणा होगा तो 3, पहला पद इसके साथ गुणा होगा तो 4 बनाएगा, सिर्फ 5 उसी के साथ बनाएगा। अगर ये वाला पद इसके साथ गुणा होगा, यहां x 1 बार है, यहां 4 बार है, 5 बनाने के लिए 1 4 को ढूंढेगा, 2 3 को ढूंढेगा, 4 1 को ढूंढेगा, 3 2 को ढूंढेगा, इसी तरह से बात चलेगी। तो अपन लिख लेते हैं मेन मुद्दे की जो बातें हैं सारी की सारी 1 बाय 1 के x की घात 5 का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा 1 + 2x की घात 6 गुणा 1 - x की घात 7 में x की घात 5 का गुणांक क्या होने वाला है। तो देखिए 1 बाय 1 सारी चीजें अपन है ना इनको जोड़ लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 6c0 7c5 में तो गुणा होगा, है ना। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जब अपन गुणांक की बात कर रहे हैं तो x वाला भाग तो आएगा नहीं, 7c5, लेकिन क्या हमें x का गुणांक निकालना है, तो ये जो -1 है इसे भी साथ में लिखना पड़ेगा क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक चिन्ह भी आएगा -1 की घात 5 प्लस, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 6c1 इससे गुणा होगा, किससे, 6c1 का गुणा 7c4 से करो और -1 की घात वहां 4 हो जाएगी, कितनी, -1 की घात 4। 6c2 को 7c3 से गुणा करो क्योंकि यहां x का वर्ग है, और एक छोटी समस्या और भी है 6c1 में, 6c1 में x के आगे यहां 2 भी लिखा था, तो हमें यहां पर 2 भी लिखना पड़ेगा। 2 क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ x के गुणांक से मतलब है, x को छोड़ के जो भी लिखा है, जो उसके गुणा में है वो पूरा का पूरा उसका गुणांक है, भले वो -1 लिखा हो, भले वो 2 लिखा हो, NC 0 में है या नहीं है। ठीक है सर, चलिए उसके बाद 6c2 वाला पद या x की घात 2 वाला पद x की घात 3 वाले से गुणा होगा तो x की घात 5 बनेगा। हम x की घात 5 प्रश्न के अनुसार ही निकाल रहे हैं। 6c2 गुणा 2 की घात 2, ठीक है, 7c3 गुणा -1 की घात 3, तो अगला पद जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 6c2 2 की घात 2 7c3 -1 की घात 3। ठीक है, उसके बाद 6c3 2 की घात 3 और 7c2 -1 की घात 2, तो अगला मिलेगा 6c3 2 की घात 3 7c2 -1 की घात 2 प्लस अगला कितना, 6c4 7c1 से गुणा होगा और 2 की घात 4 -1 की घात 1 से गुणा होगा, ये वाला पद इस वाले पद से गुणा होगा क्योंकि यहां x की घात 4 है, यहां 1 है, 4 और 1 मिलके 5 बन जाएंगे। तो 6c4 2 की घात 4 7c1 -1 की घात 1, तो 6c4 2 की घात 4 7c1 -1 की घात 1, आखिरी वाला जो पद बचता है वो बचता है 6c5 2 की घात 5, ये वाला पद किससे गुणा होगा, इससे, क्योंकि यहां 2 की घात 5 बन चुकी है, ये इससे गुणा होगा तब जाकर 2 की घात 5 बचा रहेगा, क्योंकि प्रश्न में इन दोनों का गुणा करने का ही बोला है। तो 6c5 2 की घात 5 7c0 से गुणा होगा तो 7c0। अब ये कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है, आपको बस देखते रहना है क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। कुछ चीजों की आवश्यकता प्रश्न में पड़ेगी, वो मैं देखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले 6c0 का मान, 6c0 चाहे 7c0 चाहे 100c0 1000c0 मान हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि NC0 का मान, कुछ सूत्र है जो आपको याद रख लेने चाहिए। यहां पर सूत्र क्या है भाई लोगों, NC0 हमेशा 1 के बराबर होता है। उसके बाद NC1 हमेशा n के बराबर होता है। NC2 n से एक और कम करके भाग दे दो 2 से।
अच्छा एन सी, ठीक है, इसके बारे में अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे। खैर 6C0 1 के बराबर, 7C5 कैसे निकाले? तो 7C5 ना सदैव 7C2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ है वो 7 के बराबर है। NCX बराबर NCY कब? जब x बराबर y या x प्लस वाई बराबर n। तो यहां x प्लस वाई बराबर n मतलब 7 हो रहा है। तो 7C2 निकालना आसान है। 7C2 का मतलब 7 का 6 में गुणा करके 2 से भाग दे दो तो आया 21। तो यहां पर मिलेगा 21। उसके बाद -1 की घात 5, तो भाई लोगों यहां पर आ जाएगा -1 साथ में। क्यों? -1 की घात 5 -1 ही देता है। 6C1 NC1 6 के बराबर। उसके बाद 7C4, तो 7C4 लिखने का तात्पर्य है 7C4 लिखो या 7C3 लिखो, क्योंकि फिर से इन दोनों का जोड़ 7 के बराबर हुआ है। 7C3 निकालने का मतलब है 7 और उसके 7 और 7 के बाद की दो संख्याएं, तो हुआ 7 गुणा 6 गुणा 5, और इसको आप 3 फैक्टोरियल से भाग दे दो। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 से 6 कटा, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 से 6 कटा, 7 पंजे 35, तो ये मिला 35। और -1 की घात 4 तो 1 है, साथ में लिखा है 2, बहुत अच्छी बात है, प्लस क्या? 6C2, 6C2 निकालने का तरीका 6 और उससे एक कम संख्या बटा 2, 6 गुणा 5 बटा 2 15, 2 का वर्ग मिला 4। 7C3 अपन यहां निकाल चुके हैं, 35 के बराबर है, तो 35 और -1 की घात 3 -1। 6C3 निकालना पड़ेगा। 6C3 निकालेंगे कैसे? वैसे ही 6C3 जैसे हमने 7C3 निकाला, 6 और उसके बाद की दो संख्याएं बटा 6, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 से 6 कटा, 5 चौक 20, तो 6C3 का मतलब मिला 20 गुणा 2 की घात 3, ये हुआ 8। 7C2 अपन अभी निकाल चुके हैं 21, और -1 की घात 2 -1 की घात 2 हुआ 1। 6C4, 6C4 कहो या 6C2 कहो, 6C4 कहो या 6C2 कहो, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि 6C4 और 6C2 में ये जो योग है वो 6 के बराबर है। 4 + 2 अगर 6 के बराबर है तो 6C4 6C2 के बराबर। 6C2 अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कैसा? 6 गुणा 5 बटा 2, तो ये मिला 15। तो 6C4 का मान तो 15, 2 की घात 4 16, अपन ये वाला पद निकाल रहे हैं ना। 7C1 NC1 7 के बराबर, -1 की घात 1 -1। 6C5, अब 6C5 6C1 के बराबर। क्यों सर? क्योंकि 6C5 6C1 के बराबर कैसे? क्योंकि इन दोनों का योग फिर से 6 हुआ, तो 6C1 तो 6 के बराबर इस वाले सूत्र से। तो ये तो मिला 6, 2 की घात 5 32, 7 की घात या NC0 की वैल्यू 1। ये चीजें आपको अब रट जानी चाहिए, प्रश्नावली खत्म हो रही है। हालांकि आगे इसकी अगले अध्याय में भी आवश्यकता इन चीजों की रहेगी। ठीक है, तो देखिए जहां जहां ऋणात्मक जहां जहां धनात्मक उनको एक साइड लिख लो। अपन धनात्मक को पहले लिख लेते हैं। 35 दूना 70, 7 छंग 42, 4 2 0। ठीक है, उसके बाद ये वाला तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 दूना 32 और 1 33, और चूंकि आखिरी में 20 की वजह से शून्य आएगा तो वो भी लिख दिया, प्लस 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19। हाँ जी, माइनस लगा दो अब बड़ा सा, और माइनस लगा के यहां तो -21, तो 21। ठीक है, 15 चौक 60, 6 का 35 में गुणा करो तो 210, तो 21000। ठीक सर, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा करना पड़ेगा, तो फटाफट गुणा करके बताओ क्या आ रहा है, और इसको सरल करके देखो फटाफट। तो 15 छंग की 90 प्लस गुणा करोगे तो आएगा 1680,
और जब इन्हें आपस में घटा दोगे तो यू विल गेट 171 और यहां पर x की घात 5 का जो गुणांक होना चाहिए वो होना चाहिए 171। तो आपका जवाब कितना है 171। फटाफट नोट कर लो अगर नोट करना है तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट। इन चीजों को अब आप रट सकते हैं, आपको अब इन चीजों को फास्ट निकालना आना चाहिए, थोड़ा जरूरी है क्योंकि अभी तक हम लोग इसे मतलब अभी तक मैं इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल तक आपको इसके बेसिक बताते रहूंगा जहां जहां सवाल में आवश्यकता रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप परीक्षा में जाएंगे तो इतना टाइम नहीं रहता कि इस चीज को हम कैलकुलेट करने बैठे या फॉर्मूले लिखने बैठे। एनसीआर का जो सूत्र है जो आपको शायद याद होगा वो होता है एनसीआर बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल। और आप लोग क्या करते हो जब हम गणित विषय पढ़ते हैं तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि गणित में ट्रिक्स क्या होती है। ये वास्तव में कुछ ट्रिक्स ही है इसको निकालने की, वरना आप चाहें तो NC0 का फॉर्मूला हर बार निकाल के देखिए, 7C1 के लिए निकाल के देखिए, 7C2 के निकाल के लिए देखिए। हम वो नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग कुछ कुछ चीजों को इन चीजों की मदद से करके देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है यदि a और b भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n b की घात n का एक गुणनखंड a माइनस b है जबकि n एक धन पूर्णांक है। मतलब ऐसा कि जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने कहा 505 की घात 10 माइनस 100 की घात 10। जब हम इसे सरल करेंगे तो इस संख्या को सदैव आप 505 माइनस 100 से भाग दे पाएंगे। मतलब इस संख्या को जो भी सरल होगी वो 505 माइनस 100, मतलब हमेशा इसका भाग 405 से जा सकता है, ऐसा कुछ। तो यहां इसी चीज को हमें सिद्ध करना है। ऐसे आप कोई भी a और b ले सकते हैं, n का मान सेम रखना है, ऐसा नहीं कि यहां 10 और यहां 9 लिख दिया। अब इसे सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं शुरुआत करता हूं a की घात n के साथ। a की घात n को क्या ऐसा लिखा जा सकता है? a माइनस b प्लस b की घात n। आपने एक जगह माइनस और एक जगह प्लस कर दिया, ऐसा तो कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक काम करें, a माइनस बी को x रख देते हैं। a माइनस बी को मैंने रखा x प्लस बी की घात n, तो ये हुआ x प्लस बी की घात n। थोड़ा सरलतम रूप में लिख दिया, ठीक है। हमने क्या माना? माना ये है कि माना a माइनस बी x है, ठीक है। अब अगर a माइनस बी एक्स है तो क्या आप इसे द्विपद प्रमेय से खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं, चिंता की बात नहीं। ये तो हुआ a की घात n बराबर x प्लस b की घात n, जिसका मतलब होगा a की घात n बराबर nc0 x की घात n। बिल्कुल सही है। b की घात 0 होगी, फिर nc1 x की घात 1 कम कर दो, b की घात 1 बढ़ा दो। उसके बाद nc2 n का मान पता नहीं, x की घात 1 और कम कर दो, b की घात 1 और बढ़ा दो। ऐसे करते करते हम एक ऐसे पद पर पहुंचेंगे जहां x की घात सिर्फ 1 बच जाएगी। जैसे n थी, शुरू में मान लीजिए 100 थी, तो कम होते होते 99 98 ऐसे करके 1 तक पहुंचेंगे, बाद में 0 तक पहुंचेंगे। तो एक पद ऐसा आएगा nCn-1 जहां x की घात तो 1 हो जाएगी लेकिन b की घात n-1, और आखिरी वाला पद होगा nCn, x की घात उस केस में 0 और b की घात n। ऐसा ठीक है क्या? ठीक है। अच्छा, क्या आपको एक चीज यहां साफ साफ तौर पर दिख रही है? क्या दिख रही है? कि यहां पर x की घात n है, यहां n-1 है, यहां n-2 है, यहां आखिरी में 1 आ गई है। आखिरी पद के जो पहले वाला पद है, मतलब पीछे से दूसरा, अंतिम पद से दूसरे पद में x की घात 1 है, अंतिम पद में कोई x की घात नहीं है।
क्या मैं इन सभी पदों से कम एक बार x को निकाल सकता हूं? बाहर कॉमन निकालना है, यहां से यहां तक के पद में, इतने पदों में आपको क्या x एक एक बार दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो उसे कॉमन निकाला जा सकता है। क्या आप मेरी बात समझे? हमने ऐसे सवाल बहुत से किए हैं। हम जितने भी पद हैं उन सभी में x को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a की घात n बराबर, हमने सारे पदों से x को बाहर निकाल लिया, तो देखिए क्या बचेगा, यहां तो बचेगा nc0, x एक चला गया तो n-1, n एक प्राकृत संख्या है और चूंकि एक होती तो सिर्फ ये वाला पद आता, 2 है, 10 है, 50 है, 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद यहां पर बचेगा nc1, x की घात चूंकि n-1 थी, एक और चली गई तो n-2, b की घात तो एक रहेगी, b को अपन ने छेड़ा नहीं है। उसके बाद nc2, x की घात एक और कम हो जाएगी और आखिरी में आते आते हमारे पास ये वाला जो पद है, यहां nc(n-1) बचेगा, x की घात कुछ नहीं और b की घात n-1, और उस वाले पद में ncn का मतलब एक है, बिल्कुल एक है, x की घात 0 का मतलब भी एक है, बचने वाला है बस b की घात n। देखिए मैं b की घात n को इधर ले आता हूं, तो ये मिला a की घात n माइनस b की घात n, ये b की घात n जो है वो उस साइड पहुंचा दिया है। x को तो x लिखते हैं और एक काम करते हैं, देखिए nc0 एक प्राकृत संख्या है, x कुछ भी हो, आपको प्रश्न में बोला है कि a जो है, a और b दो भिन्न भिन्न पूर्णांक हैं। अगर दो भिन्न भिन्न पूर्णांक हैं तो a प्लस बी जो, या a माइनस बी जिसे आपने x माना है, वो भी एक पूर्णांक होगा। तो ये सभी पूर्णांकों में बात होगी। तो हमने इसे माना कि ये जो इतना पद है वो k के बराबर है, जहां पर k जो है, जहां k एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है? क्योंकि देखिए nc0, nc2, nc3 ये सभी द्विपद, बहुपद या द्विपद गुणांक जो है वो पूर्णांक होते हैं। उसके अलावा x दो पूर्णांकों का घटाव है, ये भी पूर्णांक है। b भी एक पूर्णांक है, प्रश्न में बोला हुआ है। तो अगर ये सभी पूर्णांक है तो पूर्णांक का पूर्णांक से जोड़ करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, पूर्णांक जोड़ करोगे, गुणा करोगे, घटाव करोगे, भाग ही आएगा। इसीलिए सभी पूर्णांक है तो k एक पूर्णांक है और k का जो मान है वो है nc0 x की घात n-1 प्लस nc1 x की घात n-2 b की घात 2 ऐसे लेकर ncn-1 b की घात n-1 तक, ये k है। अच्छा x क्या था? a माइनस बी, तो क्या आप लिख सकते हैं a की घात n माइनस b की घात n बराबर a माइनस बी गुणा k। मतलब अगर मैं a की घात n माइनस b की घात n को लिखना चाहूं तो उसे a माइनस बी गुणा कोई पूर्णांक लिख सकता हूं। और पूर्णांक, अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या में एक पूर्णांक का गुणा होती है तो वो उसका गुणनखंड होता है। 6 को 2 गुणा 3 लिखा, 10 को 2 गुणा 5 लिखा, 100 को 2 गुणा 50 लिखा, 4 गुणा 25 लिखा, 10 गुणा 10 लिखा, तो ये सभी 2, 5, 10, 25, 100 के पूर्णांक हुए, 100 के गुणनखंड हुए। हमें यही सिद्ध करना था। जब भी आपको गुणनखंड करने का या सिद्ध करने का बोले, आप ऐसे ही सिद्ध कीजिए। अब चूंकि लिख सकते हैं अतः a माइनस बी a की घात n माइनस b की घात n का एक गुणनखंड है। इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल किया है। आपको यहां कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बिना परेशानी के बता सकते हैं, आपकी परेशानी जो भी है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है उस पर हम लोग बात जरूर करेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। √3 प्लस √2 की घात 6 माइनस √3 माइनस √2 की घात 6। अब इसे हल करने से पहले आप सोचिए कि आप a प्लस बी की घात 6 और a माइनस बी की घात 6 को हल कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो थोड़ा सरल है। हम पहले दो छोटी छोटी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। पहला कि यदि मैं a प्लस बी की घात 6 करता हूं तो a प्लस बी की घात 6 कितनी होती है? ये होती है nc0 a की घात 6 फिर nc1
a की घात 5 b की घात 1 प्लस nc2 a की घात 4 हो जाएगी और b की घात 2 हो जाएगी, nc3 a की घात 3 हो जाएगी, b की घात भी 3 हो जाएगी, फिर nc4 a की घात 2 b की घात 4, आखिरी में nc5। ठीक है, अब चूंकि हमें n का मान 6 ही लेना है तो अपन यहां n की जगह 6 लिख देते हैं, है ना। और यहां पर a एक बार और b की घात 5 एक बार, जहां जहां पर n है वहां वहां 6 लिख दो ताकि कोई परेशानी ना हो और चीजें भी आसान थोड़ी सी हो जाए। 6 6 6, यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6, और आखिरी में 6c6। आखिरी में क्या है, 6c6, जिसे मैं यहां लिख देता हूं, और b की घात 6, a की घात तो शून्य हो जाएगी उस केस में। अब अगर मैं यहां पर a माइनस b की घात 6 करता हूं तो कुछ नहीं बदलेगा, ये का ये फिर से लिखा जाएगा, सिर्फ वहां जहां b की घात एक विषम संख्या है ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि अभी b की जगह आपको सब में माइनस b लिखना पड़ेगा। माइनस b की घात विषम संख्या माइनस आएगा, माइनस b की घात सम संख्या प्लस आएगा। तो इन चीजों में आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, माइनस 6c1 a की घात 5 b की घात 1 प्लस 6c2 a की घात 4 b का वर्ग माइनस 6c3 a की घात 3 b की घात 3 प्लस 6c4 a का वर्ग b की घात 4 माइनस 6c5 a b की घात 5 प्लस 6c6 b की घात 6। अगर मैं पहले पद को दूसरे से घटाऊं, क्योंकि यहां घटाने का बोला है तो अपन ने घटा दिया। देखो ये जो आपको खतरनाक सा दिख रहा है ना, ये सिंपल हो जाएगा। यहां a का मान √3 और b का मान √2 रख देना, सब कुछ सिंपल हो जाएगा। आपने a प्लस b की घात 6 में से a माइनस b की घात 6 को घटाया, इसमें से ये गया, कुछ नहीं बचा, इसमें से ये घटेगा तो ये बेसिकली ये प्लस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। घटाने के लिए आप क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, ऐसा कुछ यही करते थे ना। तो इसमें से ये गया, इसमें से ये 2 बार जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6c1 a की घात 5 b की घात 1। उसके बाद ये चला गया, ये 6c3 2 बार हो जाएगा, तो 2 अपन बाहर निकाल चुके हैं पहले से इन सभी का। तो 6c3 a की घात 3 b की घात 3 प्लस ये फिर इससे गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे 6c5 तो यहां पर मिलेगा 6c5 a की घात 1 और b की घात 5, 6c6 फिर चला गया। अब कुछ नहीं करना, यहां से ab, यहां से ab और यहां से ab को फिर से बाहर निकाल लीजिए, तो आपको यह मिला 2ab। 6c1 का मतलब तो 6, तो यहां पर मिलेगा 6 गुणा a की घात 4 प्लस 6c3 कैसे निकालते हैं, 6c3 निकालने का तरीका 6c3 बराबर 6 गुणा 5 गुणा 4 बटा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो 6 से 6 घटा 5 चौक 20। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल निकालने का मतलब है 3 और उससे छोटी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सबका गुणा कर दो। और यहां से a और b जा चुका है एक बार, तो a का वर्ग और b का वर्ग। उसके बाद 6c5, हम चूंकि जानते हैं कि 6c1 बराबर 6c5, तो ये भी 6 के बराबर और यहां b की घात 4। तो ये चीज आपके सामने ऐसी आई। अब आप a की जगह √3 और b की जगह √2 रख दो। अगर आप इसे 1 बोलते हो तो आप कहोगे मैं 1 में a की जगह √3 और b की जगह √2 रखता हूं। तो मैंने कहा 1 में a बराबर √3 b बराबर √2 रखने पर देखना क्या हो सकता है। तो a बराबर √3 b बराबर √2 रखा, सब दूर। तो कुछ नहीं करना, मतलब जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, आप इन्हें a b मानकर पहले तो सरल कर लेना, बाद में आपको कुछ नहीं है। आपने इसकी जगह √3, तो √3 प्लस √2 की घात 6 माइनस √3 माइनस √2 की घात 6, इतना किया।
ठीक है। यहां पर 2 मिला, ए बी मतलब √3 √2, तो ये मिला 2 √3 गुणा √2। उसके बाद 6 गुणा √3 की घात 4, 6 a की घात 4 है, 6 a की घात 4 है, 20 a का वर्ग b का वर्ग, तो प्लस 20 √3 का वर्ग √2 का वर्ग प्लस 6 b की घात 4 है, b की घात 4 मतलब √2 की घात 4, तो ये मिलेगा 6 गुणा √2 की घात 4। सवाल होने वाला है लगभग समाप्त। देखिए 2 √3 √2 का मतलब √6, 6 गुणा √3 की घात 4, तो √3 का वर्ग होता है 3, तो √3 की घात 4 हुआ 9, 20 √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग √2 का वर्ग 2, और 6 √2 का वर्ग 2 होता है, तो √2 की घात 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं? हाँ या ना बताते जाइए। ठीक है, तो 2 √6, 9 छंगी 54, ठीक है, और 6 दूनी 12 दूना 24, नहीं 3 दूनी 6 दूना 12, और 6 चौक 24 फिर से, है ना? ठीक है सर, तो कितना होगा ये? 2 गुणा √6, अब तो कैलकुलेशन है यार, 4 और 4 मिलकर 8, 5 2 और 2 मिलकर 9 और 198, 198 का डबल करोगे तो 400 से 4 कम, क्योंकि ये 200 से 2 कम है, डबल करोगे तो 400 से 4 कम आएगा, तो 396 √6, और यही आपका उत्तर है। बाद वाला कैलकुलेशन सरल है, पहले वाला जो चीज है, जो पहले वाला कैलकुलेशन आपको परेशान करता है, वो इस तरह से आपको हल करना है, जहां बिना किसी परेशानी के आप पहले ए और बी मानकर हल कीजिएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, तो आपको अगर यहां कोई कैलकुलेशन में समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर डाउट हो तो ही कमेंट कीजिए, ना हो तो बताते जाइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार, तो अगले प्रश्न की तरफ। विविध प्रश्नावली में मैं इसलिए बोल रहा हूं कमेंट करने का, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है थोड़ी सी, इसके कैलकुलेशन में आप ज्यादा परेशान हो जाओगे। चलिए, a का वर्ग प्लस √a का वर्ग -1 प्लस की घात 4 प्लस a का वर्ग माइनस √a का वर्ग -a की घात 4 का प्रसार आपको सरल करना है, बेसिकली मान ज्ञात करना है थोड़ा टफ तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहली स्टेप जो होगी वो कुछ ऐसी होगी कि माना, क्या माना, a के वर्ग को x और रूट के अंदर a का वर्ग -1 को y, तो ये थोड़ा सा हमें ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, ये कैसा दिखा? a प्लस b या x प्लस y की घात 4, x प्लस y की घात 4, और ये वाला दिख जाएगा x माइनस y की घात 4। अब मैं यहां आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, मैंने आप लोगों को a प्लस बी की घात 4 का सूत्र याद कराया था। a प्लस बी की घात 4 में पास्कल त्रिभुज की मदद से हम ये अंक याद करते हैं, मतलब सबसे पहले x की घात 4, उसके आगे कुछ नहीं, फिर 4x की घात 3 कर दो, y की घात 1, फिर 6 कर दो, x की घात 2, y की घात 2, प्लस फिर 4 कर दो, x की घात एक और कम कर दो, y की एक और बढ़ा दो, और आखिरी में 1 का मतलब कुछ नहीं, गुणा में y की घात 4। और जब यहां माइनस है प्लस की जगह, तो जहां जहां y की विषम घातें हैं उनकी जगह माइनस कर दो, तो x की घात 4 यहां विषम है, तो 4x की घात 3 1, y की घात विषम संख्या है, यहां सम संख्या है, तो 6x का वर्ग y का वर्ग माइनस 4x y की घात 3, और यहां पर y की घात 4। आपको इन दोनों को जोड़ने का बोला है, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया कि अगर x प्लस वाई की घात 4 को जोड़ा जाए x माइनस वाई की घात 4 से, ऐसे ही, तो क्या होगा यार,
x की घात 4, x की घात 4 से जुड़ेंगे 2 बार, ये दोनों कट गए, ये 2 बार, ये दोनों कट गए, ये 2 बार, तो क्या यहां पर आपको ऐसा मिलने वाला है 2 गुणा x की घात 4 प्लस 6 गुणा x का वर्ग y का वर्ग प्लस y की घात 4। अच्छा, किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये सवाल है कि सर आपने यहाँ NC0, NC1, NC2 क्यों नहीं लिखा? वही आता, उनका जवाब यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4 और वहां 1 आया है। तो प्रश्न हमारा खत्म है। ठीक है, आप x की जगह ये रख दीजिए, y की जगह ये रख दीजिए, तो आपके सामने जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, है ना? इसे अगर 1 बोलेंगे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि यार जो हमने अभी तक कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से x की जगह a का वर्ग और y की जगह ये रख दो इसमें, तो क्या मिलने वाला है? a का वर्ग प्लस वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस 1 पूरे की घात 4 प्लस a का वर्ग माइनस a का वर्ग का वर्गमूल पूरे की घात 4 बराबर 2 गुणा x की घात 4, a के वर्ग की घात 4, a के वर्ग की घात 4 प्लस 6 गुणा a के वर्ग का वर्ग, यही होगा a के वर्ग का वर्ग, y का वर्ग मतलब a के वर्ग माइनस 1 का वर्गमूल, a का वर्ग माइनस 1 का वर्गमूल का वर्ग, तो ये कुछ ऐसा है रूट a का वर्ग माइनस 1 का वर्गमूल का वर्ग। आखिरी में y की घात 4, y की घात 4 मतलब a के वर्ग माइनस 1 का वर्गमूल की घात 4। अब यार ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जो बाद वाला है ना वो परेशान कर रहा है, तो हम कुछ कुछ कोशिश करते हैं कितना सिंपल कर सकते हैं। 2 गुणा a की घात 2 का घात 4 मतलब a की घात 8 प्लस 6 गुणा a की घात 2 का वर्ग मतलब a की घात 4। ठीक है, उसके बाद a की घात 2 माइनस 1 के वर्ग का वर्गमूल, तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल हटा देगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? उसके बाद a का वर्ग माइनस 1 की घात 4, इसे थोड़ा अपन यहां सरल कर लेते हैं कि अगर मैं a का वर्गमूल करता हूं और घात 4 करता हूं तो वर्ग एक बार की घात को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 का या a का वर्ग माइनस 1 की घात 2। अब इसे तो अपन a प्लस a माइनस b की घात 2 से खोल सकते हैं, तो ये मिलेगा a की घात 2 मतलब a के वर्ग की घात 2 माइनस 2a का वर्ग प्लस 1, तो ये मिलना चाहिए a की घात 4 माइनस 2a का वर्ग प्लस 1। यहां a माइनस b का वर्ग का सूत्र लगा दिया। ठीक है, सो सिंपल है सब कुछ। तो देखो यार a की घात 8 कुछ नहीं कर सकते इसका अपन, प्लस 6 a की घात 4 गुणा a की घात 2 a की घात 6 माइनस 6 a की घात 4 प्लस a की घात 4 माइनस 2a का वर्ग प्लस 1, और यहां से फाइनल आंसर मिला 2 गुणा a की घात 8 प्लस 6a की घात 6 माइनस 6a की घात, या 6 नहीं, एक 6 बारी और एक बार तो 5 बचेगा, 5a की घात 4 माइनस 2a का वर्ग प्लस 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। हो चुका वैसे, हल तो करना क्या है, पर हाँ अगर कोई समस्या यहां पर होती है ना तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। और विविध प्रश्नावली थोड़ी खतरनाक होती है पर पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को निचोड़ लेती है, इसलिए विविध प्रश्नावली करना जरूरी है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर भी बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 0.99 की घात 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। अब यहां एक निकटतम मान की कॉन्सेप्ट आती है जिसके बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये चीज आपको मूल रूप से फिजिक्स में भी काम में आ सकती है, भौतिकी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर जब निकटतम मान की बात आती है तब बहुत ज्यादा पदों को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं।
आप इसको जो तरीका आपको याद है उस तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना तरीका बताता हूं। देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि मान लीजिए आपने 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार किया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड प्रसार है, क्योंकि इसकी जरूरत कई जगह पड़ती है। हमने बहुत से सवाल किए जहां 1 प्लस कुछ था तो हमने 1 को लिखा ही नहीं, क्योंकि 1 की घात 10 लिखो 50 लिखो 1 ही होता है। तो जब इसका प्रसार करते हैं तो वो आता है nc0। आप 1 की घात n करोगे, फिर x की घात वहां पर 0 रहेगी। nc1 करोगे, 1 की घात n-1 करोगे, x की घात 1 कर दोगे। फिर nc2 करोगे, 1 की घात एक और कम कर दोगे, x की घात एक और बढ़ा दोगे। ऐसे करते करते आप आखिरी तक चले जाओगे जहां पर आपको ncn मिलेगा, 1 की घात 0 और x की घात n मिलेगा। मोर जनरल वे में इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि ये nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x का वर्ग प्लस nc3 x की घात 3 ऐसे लेकर आखिरी में ncn x की घात n होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी 1 की घात है वो लगभग एक, या जितनी भी 1 की घात होगी वो 1 ही होगी, चाहे 1 की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या n हो। अच्छा nc1 का मान भी n हो जाता है, nc2 का मान n गुणा n-1 बटा 2 हो जाता है। तो इसे अपन थोड़े से और जनरल तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस इसका मान तो 1 nx प्लस n गुणा n-1 बटा 2 x का वर्ग, ऐसे लेकर आखिरी में nc3 x की घात 3 आगे जाकर ncn x की घात n। ये मैं मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत आगे जाकर आपको बहुत जगह पड़ने वाली है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक तो एक है लेकिन x जो है वो बहुत छोटा है, यदि आपको बोला जाए कि आपको x जो है ना वो बहुत छोटा है, मतलब इतना सा है, लगभग 0, इसको बोला जाता है कि x जो है वो 0 को लगभग अप्रोच कर रहा है, मतलब x जो है वो 0 के बराबर है। यहां x का मान मैं धनात्मक मान रहा हूं। उदाहरण के लिए आपने x का मान लिया 0.01। अब आपसे कोई बोले कि 1 प्लस 0.01 की घात आप कर दीजिए, मान लीजिए 50। जो सवाल का मतलब है 1.01 की घात 50, यह आपको निकालना है। अब 1.01 का वर्ग करोगे तो 0.0001 आएगा। घात 3 करोगे तो और छोटा आएगा, घात 4 करोगे तो इसका मान और छोटा होता जाएगा। अगर कोई संख्या 0 और 1 के मध्य है, जितनी उसकी धनात्मक घातें होती जाएगी उतना उसका मान छोटा होता जाएगा। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो बड़ी धनात्मक घातें हैं वो किसी काम की नहीं, वो लगभग 0 के आसपास ही। उसको क्यों लिखे हम? मतलब अगर लगभग मान की बात करते हैं, सन्निकटतम मान की बात करते हैं, तब हम लोग ऐसा लिख दे कि यदि हम लगभग मान की बात करें तो x की घात 3 वाले को हटा दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां 0.01 की घात 3 करोगे, अगर आप x को 0.01 मानते हो और उसकी घात 3 करते हो तो वह आएगा 0.1 2 3 4 5 6 और ऐसा कुछ। इसका कोई मतलब है क्या? और ये तो 3 है, 4 वाली घात में तो और छोटा, 5 वाली में तो और छोटा, तो हम इन सभी घातों को हटा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब x का मान बहुत छोटा हो तो जो x की बड़ी घातें हैं उन्हें हटा दो। अब बड़ी घात हटाने के पीछे लॉजिक या बड़ी घात हटाने का मतलब अपने विवेक से होता है कि आप x की 3 घात के बाद की घातें हटा रहे हैं, x की 4 के बाद की घात हटा रहे हैं, या x की 2 के बाद की घात हटा रहे हैं। तो लगभग कई बार क्या होता है कि x की जितनी भी 2 के बाद घात है वो हटा दी जाती है और इसे लिख दिया जाता है nx। बस इतना सा कि ये लगभग इसके बराबर है और बराबर की जगह ऐसा चिन्ह लगा के बराबर के मतलब लगभग मान ऐसा है। और अगर यहां पर आपको 3 पद बोले जाए तो 3 पद का मतलब आप ये लिख सकते हैं, तीसरा पद भी लिख दो, और ये हो गया 3 पद में लगभग मान। कब? जब x बहुत छोटा है। ये कब होता है? जब x बहुत
छोटा होता है। ठीक है क्या, इतनी बात। तो ये लगभग मान है। कौन सा मान है? लगभग मान है। अच्छा इतना ठीक है। अगर 1 माइनस एक्स होता तो जहां जहां x की घात 1 होती है या जहां जहां पर x की विषम घातें होती है वहां माइनस लगा दो। तो यदि यहीं पर आप 1 माइनस एक्स के बारे में बात करते हैं, यदि यहीं पर आप 1 माइनस एक्स के बारे में बात करते हैं, तो 1 माइनस एक्स में आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 माइनस एक्स में अगर 1 माइनस एक्स की घात n की जाए तो वो हो जाती है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन गुणा n माइनस 1 बटा 2 साथ में x का वर्ग। ऐसा कुछ, जहां जहां x था वहां वहां माइनस एक्स लिखा, तो यहां माइनस और यहां तो प्लस ही रहेगा वर्ग करने पर। अब प्रश्न पर आ जाओ। ठीक है, पहले 3 पदों का प्रयोग करना है, तो अपन पहले 3 पद यही लिखे हुए हैं। ठीक है, 0.99 की घात 5, इसे लिखा 1 माइनस 0.01 की घात 5। और प्रथम 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका लगभग मान क्या होगा? 1 माइनस n का मतलब 5, x का मतलब 0.01 प्लस n गुणा n माइनस 1 मतलब 5 गुणा 4 बटा 2 गुणा 0.01 का वर्ग। ये इसका लगभग मान है। ठीक है, अगर आप ज्यादा पदों को लोगे तो मान इससे ज्यादा मतलब इसके आसपास ही रहेगा जो हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 माइनस 0.05 प्लस 5 चौक 20 बटा 2 10 और यह आ जाएगा 0.0001। तो यार ये मिला 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001। ऐसा कुछ, बस आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, इनको जोड़ना और घटाना है। 1 माइनस 0.01 माइनस 0.05, इतना सा। ठीक है सर जी, तो हम यहां पर अगर इसे घटाएंगे तो ये तो कुछ ऐसा है, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 1 में से 0 गया तो 1, यहां पर आ जाएगा 9, 9 में से 5 गया तो 4 और यहां पर मिला 9, 9 में से 0 गया तो 9 और यहां 0, तो 9.41 के आसपास मान होगा। अगर आप ज्यादा बड़ी घातों को या सारा मान निकालने की कोशिश करते, इसे पूरे द्विपद प्रमेय से 5 घात तक खोलते, तो खूब से खूब मान 9 या 0.942 या 943 के आसपास आ जाता। इससे ज्यादा मान नहीं आता, क्योंकि इससे या 9.9412 या 13 ऐसे कुछ आ जाता, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। तो लगभग तो इतना ही है। तीन अगर हम दशमलव के 3 पदों तक मान लिख रहे हैं तो वो बहुत एक्यूरेट मान माना जाता है। इतना ठीक है, ये भी करेक्ट है। चलिए, तो हमें ये बोला गया था, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि जब हमें x को बहुत छोटा बोला जाता है तो मेन मुद्दे की बात है, यदि आप प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद रख सकते हैं कि यदि x 0 के आसपास जा रहा है, भले वो x 1 से छोटा है या 1 से, या भले वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तब 1 प्लस एक्स की घात n को 1 प्लस एन एक्स एवं 1 माइनस एक्स की घात n को 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं, लगभग लगभग। इतना सही मुद्दा है, यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। अब चूंकि मुझे मतलब कई बार क्या होता है कि परीक्षाओं में ऐसा नहीं बोला था कि आप 3 पदों को लेके चलो या 2 पदों को, 2 पदों तक ही लगभग मान होता है। अगर आप ये वाले पद को नहीं भी लेते तो भी इसका मान 0.95 के आसपास आता, थोड़ा सा ही तो कम हुआ है। ठीक है, तो खैर अब बोले कि सर हम दूसरे पद को भी ना ले, पहले को ही ले लेता हूं, तो इसका मान 1 आ जाएगा, इसको भी मत लो, 1 तो नहीं आएगा, 1 से थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा मान तो होना चाहिए। चलिए, तो इतना सा बात है। ये सवाल बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। प्रश्न से ज्यादा जरूरी यहाँ कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो फटाफट बताइए प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि 4 का 2 का चतुर्थ मूल प्लस 1/3 का चतुर्थ मूल की घात n के प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का अनुपात √6:1 हो तो n ज्ञात कीजिए। हमने पिछली कक्षा में एक बात याद की थी, क्या, कि अंत से आरवा पद बराबर प्रारंभ से n-r+2 पद। क्या ये बात ठीक है? मतलब प्रश्न के अनुसार। तो एक बात बताओ, अंत से 5वां पद बराबर प्रारंभ से n-5+2 पद, है ना? n का मान नहीं पता है, वही तो निकालना है। n-5+2 मतलब tn-3, tn-3 5-2। तो आपसे यह कहा गया है कि प्रारंभ से 5वां मतलब t5/tn-3 का अनुपात, ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार ये चीज आपको दी गई है। क्या दिया गया है कि इसका अनुपात √6/1 है। अब आपको यहां a का या n का मान निकालना है। खैर समस्या वो नहीं है, समस्या है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। t5 और tn-3 कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लो यार, ठीक है। t5 पहले तो ये दिया है कि t5/tn-3 बराबर √6/1 है। अच्छा ये तो ठीक है, इसके साथ a और b की जगह आपको दो खतरनाक चीजें दी हुई है। a की जगह आपने एक काम किया, इसको ऐसे मान लो कि माना a का मान 2 का चतुर्थ मूल, मतलब ऐसा 2 की घात 1/4 है, ठीक है, और b का जो मान है 1/3 का चतुर्थ मूल है, मतलब 1/3 की घात 1/4, जिसे सामान्य तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 की घात 1/4। ये a और b है। अच्छा उसके बाद ज्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है, बस हमें nवें पद के बारे में बात करनी है। ये है √6 और ये अनुपात 1। अभी मेरी बात सुनिए, हम लोग tn-1 के बारे में पढ़ा या tr+1 के बारे में अपन बात करते हैं। तो tr+1 में क्या होता है सर, ncr होता है, a की घात n-r होता है और b की घात r होता है। तो अगर मैं t5 के बारे में बात करूं तो आप चूंकि बहुत पहले से इस चीज को पढ़ रहे हैं कि जो यहां लिखा है उससे एक कम सब जगह लिखा जाएगा। यहां r का मान, यहां आया t5 लिखा है तो r का मान 4 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे nc4, a की घात n-4, b की घात 4 बटा nc, n-3 से एक और कम, तो ये मिलेगा n-4, ठीक है, a की घात n-4 और b की घात n-4। एक बार फिर से देख लो क्या होता है, जो यहां पद लिखा, जो यहां संख्या लिखी होती है उससे एक कम r होता है, ठीक। तो n-3 से एक और कम n-4, फिर a की घात में ये r n में से घटाया जाता है, तो यहां n-4 है तो n में से n-4 घटाया, और b की घात को सीधा सीधा r लिखा जाता है, तो n-4 r का मान है, तो यहां पर भी ऐसे ही है। इतना क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये है √6 अनुपात 1, ठीक है सर जी। nc4 बटा nCn-4, और ये तो मिला a की घात n-4 और ये
a की घात 4, n में से n चला गया, 4 बचा। यहां पर b की घात 4 और b की घात n-4 बराबर √6। अब चूंकि मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, देखना ध्यान से, NCX बराबर NCY कब होता है? जब x प्लस वाई बराबर n होता है, या x और y दोनों बराबर होते हैं। एक बात बताओ, 4 प्लस n-4 क्या n के बराबर है? हां, तो ये 4 और n-4 n के बराबर है, इसीलिए NC4 n-4 के बराबर होगा। तो ये दोनों तो कट के हो गए, एक गुणा, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, a की घात n-4 में एक और कम हो गए, a की घात n-4 में आपने एक और घात कम कर दी, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देने की कोशिश करें तो, a की घात n-4 बराबर a की घात n बटा a की घात 4, ऐसा? हां जी। और चूंकि यहां भाग में एक a की घात 4 पहले से है, तो ये 1 बटा a की घात 4 हम लिख देंगे। कैसे लिखा, याद है ना, a की घात m-n बराबर a की घात m बटा a की घात n। तो क्या ये 4 और 4 मिलकर 8 हो गए? तो क्या ये वाले पद में a की घात n बटा a की घात 8 हो जाएगा? हो जाएगा। उसी तरह से ये वाले पद में b की घात 8 बटा b की घात n हो जाएगा, और ये √6 रहेगा। इस 4 को ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो आपके पास जो कहानी आई वो कहानी है a बटा b की घात n गुणा b बटा a की घात 4 बराबर √6, या b बटा a की घात 4 नहीं, 8 यहां, 8 यहां, ठीक है क्या? ठीक है। अब इसी प्रश्न पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको a बटा b और b बटा a निकालना है। a बटा b और b बटा a निकालना है। देखो, थोड़ा कैलकुलेशन यहां ज्यादा खतरनाक है। b बटा a, b क्या है, a क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, है ना। तो b बटा a और a बटा b की घात n, प्रश्न हमारे पास ऐसा है कि a बटा b की घात n गुणा b बटा a की घात 8 सदैव √6 के बराबर है। इस प्रश्न में अपन पहले b बटा a निकाल लेते हैं। b बटा a, b का मतलब 1 बटा 3 की घात 4, a का मतलब 2 की घात 1 बटा 4, यहां पर भी एक, अच्छा 1 बटा 3 की घात, हाँ 1 बटा 3 की घात 1 बटा 4, 1 बटा 3 की घात 1 बटा 4। चूंकि दोनों की घात 1 बटा 4 है, इसलिए लिख सकते हैं कि ये 1 बटा 6 की घात 1 बटा 4 हो जाएगी। 1 बटा 3 का 3 नीचे आ जाएगा। तो b बटा a ऐसा है, b बटा a की घात 8 बराबर 1 बटा 6 पूरे की घात 1 बटा 4 और इसकी घात 8, 4 से ये कटा तो 1 बटा 6 की घात 2, और 1 बटा 6 की घात 2 का मतलब 1 बटा 36। क्या आप इतनी बात समझ चुके हैं? बिल्कुल समझ चुके हैं। तो क्या ये a बटा b की घात n 1 बटा 36 गुणा √6 है, ठीक है। तो क्या मैं लिख दूं a बटा b की घात n बराबर 36 √6 होगा। अभी पूरी समस्या समाप्त नहीं हुई है। अब आप a बटा b निकालिए। a बटा b कैसा, 2 बटा 1 बटा 3 की घात 1 बटा 4। यहीं से हम a बटा b भी निकाल लेते हैं। a बटा b का मतलब 6 की घात 1 बटा 4। तो यहां से मिलेगा 6 की घात 1 बटा 4 पूरे की घात n बराबर 36 √6, है ना। तो बस इसे ही हल करना है यार। 6 की घात n बटा 4 बराबर, आप इसे 6 की घात में लिख दीजिए, बात इतनी सी है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 36 को 6 का वर्ग और इसे 6 की घात 1 बटा 2। हाँ, तो
क्या ये मिला 6 की घात n बटा 4 बराबर 6 की घात 2 प्लस 1 बटा 2 मतलब 5 बटा 2। क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? होने चाहिए। इसीलिए n बटा 4 बराबर 5 बटा 2 या फिर n बटा 2 बराबर 5, सीधा सीधा n का मतलब 10। कितना? n का मतलब 10। बस सवाल बड़ा सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ा टफ था, जो कि हो चुका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको पूरी सीक्वेंस के माध्यम से सवाल बता देता हूं। हमने अंत से पांचवा और प्रारंभ से पांचवें पद के बारे में बात की। आखिरी में जाके हम एक रिजल्ट पर पहुंचे थे और वो रिजल्ट ऐसा था कि यह जो अंत से पांचवें पद का गुणांक है और जो प्रारंभ से पांचवें पद का गुणांक है वो बराबर है। इस रिजल्ट को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर पहले से या शुरू से प्रारंभ से आरवा पद है और अंत से आरवा पद है, दोनों का गुणांक बराबर होता है। चाहे वो पांचवें पद के बारे में बात हो, शुरू से पांचवा आखिरी से पांचवा, शुरू से 10वां आखिरी से 10वां, शुरू से तीसरा आखिरी से तीसरा, दोनों के जो गुणांक होंगे NC3 और NCN-3 ये सदैव बराबर होंगे। इसीलिए यहां पर ये 4 आ गया। लेकिन पहले तो हमने ये निकाला कि जो अंत से आरवा पद है या पांचवा पद है वो शुरू से N-3वां पद है और हमें ये दिया था कि पांचवें पद और N-3वें पद का जो अनुपात है वो √6/1 है। तो हमने A और B से मान लिया। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप इन्हें जितना टफ हो उसको AB मान लीजिए। अब उसके बाद हमने T5 और Tn-3 के लिए ये सूत्र लगाया TR+1। अगर यहां R+1 है तो यहां एक R कम हो जाता है, तो यहां 5 था तो यहां 4 हो गया, यहां N-3 था तो एक और N-4 हो गया। उसके बाद a की घात में n में से r को घटा देते हैं, तो a की घात में यहां 4 था तो n-4, यहां n-4 था तो n-4। उसके बाद b की घात में ये जो r लिखा है वही कर देते हैं, तो ये 4 था तो b की घात 4, यहां n-4 तो n-4, √6/1। फिर हमने ये थोड़ा सा दिमाग लगाया था कि NC4 और NCN-4 दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट गए। उसके बाद यहां a की घात m और a की घात n लगाने की कोशिश की। आप इसे a की घात n-8 भी लिख सकते थे, है ना, परंतु मुझे पता था कि a जो है वो 2 की घात 1/4 है, तो अगर मैं इसे 1/8 लिख देता, a की घात 8 लिख देता, तब वो 1/4 घात खत्म हो जाती, और वही हमने यहां पर प्रयोग भी किया। उसके बाद सीधा सीधा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। पर हां, थोड़ा सा चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। आप एक चीज को इसी कॉन्सेप्ट को 3-4 तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। आप दोनों जगह घात 4 कर सकते थे तो 1/4 कैंसिल हो जाती, लेकिन यहां घात 4 करने में परेशानी हो जाती, फिर हमें इसकी घात को बढ़ाना पड़ता, मतलब गुणनखंड करने पड़ते। खैर, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा और आप इसे पूरी तरह से समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि आप अगले प्रश्न को भी बड़ी बखूबी से हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, 1 + x/2 - 2/x की घात 4, जहां x शून्य नहीं है। ये बात इनको क्यों लिखनी पड़ी? वैसे ये लिखनी क्यों पड़ी? ये जो इनने स्टेटमेंट लिखा है या ये जो बात लिखी, क्यों लिखी है? क्योंकि जब भी जो संख्या x में होती है या जो संख्या हर में होती है वो शून्य नहीं होती। अगर मैं 1/5 लिखता हूं तो मुझे पता है कि 5 शून्य के बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं 1/x लिखता हूं तो x शून्य नहीं होना चाहिए। प्रश्न में स्पेसिफाई किया है का द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार ज्ञात कीजिए। अब यार, समस्या ऐसी है कि द्विपद प्रमेय में हमने 2 पदों के बारे में बात की है, a + b, x + y, x - y, a - b, ऐसे ऐसे करके। अगर यहां पर एक से ज्यादा पद हो जाते हैं तब क्या करेंगे? मेन मुद्दा तो ये कि यहां एक से ज्यादा पद होने पर हम करेंगे क्या? तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर 3 पद हैं, 1 + x/2 और 2 - x। इन 3 पदों में से आप किन्हीं भी 2 पदों को जोड़ के रख दीजिए, मतलब उन दोनों को बंद कर दीजिए एक टेप से। मान लीजिए कि दोनों चिपक चुके हैं, अब हो गए 3 की जगह 2 पद। तो हमें 1 - 2x को एक पद माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने इन दोनों को एक पद मान लिया, इन दोनों को a मान लिया, तो ये a - b। अगर आप इन दोनों को a मानते
तो ये a प्लस b। लेकिन मुझे चूंकि सवाल को सरल भी करना है तो मैं x माइनस 2 बटा 2 माइनस a को a मान लेता हूं। इतना ऐसा करने से ये जो चीज है ना 1 प्लस एक्स बटा 2, ये बन जाएगा 1 प्लस ए बटा या 1 प्लस ए की घात 4। ठीक है, और 1 प्लस ए की घात 4 का सूत्र हम लोग देख चुके हैं। कैसे? देखिए, आपने a प्लस बी की घात 4 देखा है ना? बिल्कुल देखा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 अंकों को याद करते हैं, 1 4 6 4 1। मतलब सबसे पहले एक इसकी घात 4, इसकी घात 4 का होने का कोई मतलब नहीं, 1 की घात 4, ठीक है, प्लस उसके बाद 4 गुणा 1 की घात आप 3 कर दो और a की घात 1 बढ़ा दो, ऐसा कुछ, बिल्कुल। उसके बाद 6 कर दो, इसकी 1 घात बढ़ा दो, 1 की घात करो या मत करो कोई फर्क नहीं है, 4 a की घात 3 और उसके बाद a की घात 4। इसे एक ही लिखो, क्यों परेशान होना जबरदस्ती। क्या ये बात ठीक है? अब आपने इसे यहां पर समाप्त कर दिया है, कुछ नहीं है। प्रश्न के अंदर आपको a का वर्ग a की घात 3 और a की घात 4 निकालना पड़ेगा, उसे रखना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 आपको सारी चीजें लिखनी है। ये तो हुआ 1 प्लस 4 गुणा a मतलब x बटा 2, 2 माइनस 2 बटा x, प्लस 6 x बटा 2, 2 बटा x की घात 2, प्लस 4 x बटा 2, 2 बटा x की घात 3, प्लस x बटा 2, 2 बटा x की घात 4। ठीक है, इसे निकालना आसान है, इसे भी निकालना आसान है। क्यों? a माइनस बी की घात 2, a माइनस बी की घात 3, इसे भी निकालना आसान है, इसे निकालना टफ है। तो खैर ठीक है, हम 1 बाय 1 चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस एक्स बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स की घात 4 अगर लिखी जाए तो सबसे पहले तो 1 लिखा है, हमने 1 लिखा, प्लस 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, 2x, 4 को अंदर गुणा किया तो माइनस 8 बटा x, तो 2x माइनस 8 बटा x प्लस x बटा 2, 2 बटा x का वर्ग 6 लगा के, तो ये मिला 6, x बटा 2 मतलब x का वर्ग बटा 4, 2 बटा x मतलब 4 बटा x का वर्ग, माइनस ए बी मतलब आप इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। क्या करोगे? 2ab करते हैं ना, 2ab, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो 2 गुणा x बटा 2 और 2 बटा x आपस में कट गए, सिर्फ बचा 2, वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, माइनस 2ab में 2 बच गए, प्लस अब आगे की कहानी है, क्या है? x बटा 2, 2 बटा x की घात 3। तो अगर आपको याद है तो a माइनस बी की घात 3 का सूत्र होता है a की घात 3 माइनस 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b की घात 3। a की घात 3 मतलब x बटा 2 की घात 3, तो x की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 8 है ना, माइनस 3, a का वर्ग मतलब x का वर्ग बटा 4 और 2 बटा x प्लस 3, x बटा 2, 2 बटा x की घात 2 माइनस 2 बटा x की घात 3, 2 बटा x की घात 3 मतलब 8 बटा x का घात 3। तो 2 से 2 कटा, ये कटा, सरल सरल करके लिखते हैं क्या क्या आएगा। तो पहले तो लिखा है 4, आगे 4 क्यों लिखा है? यहां देख लो, 4 लिखा है ये। उसके बाद इसको खोलना है a माइनस बी की घात 3,
a माइनस बी की घात 3 खोलने के लिए x की घात 3 बटा 8, ठीक है। तो बड़ा सा कोष्टक लगाया, x की घात 3 बटा 8 माइनस 4 से 2 कटा, 3 बचा, x से x कटा, तो -3 बटा 2x प्लस क्या, देखिए ये हो जाएगा x का वर्ग, ये 2 हो जाएगा 4, 4 से 2 घटेगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 दूनी या 2 तिया 6, यहां पर बचेगा x, तो प्लस 6 बटा x माइनस 8 बटा x की घात 3, ये वाली चीज। अभी भी ये वाला पद बचा है, x बटा 2 माइनस 2 बटा x की घात 4। तो अब इसे निकाल लेते हैं, x बटा 2 माइनस 2 बटा x की घात 4, कैसे, वही a माइनस बी की घात 4 से। तो इसे निकालने के लिए थोड़ा सा मदद आपको कुछ और चीजों की भी लेनी पड़ेगी। इसे अपन अलग पन्ने पर निकालते हैं ना। क्या लिखा है, x बटा 2 माइनस 2 बटा x की घात 4, क्या होगा। आपको याद है जब हम a माइनस a प्लस बी की घात 4 लिखते हैं तो हम लिखते हैं a की घात 4 प्लस 4a की घात 3b प्लस 6a का वर्ग b का वर्ग प्लस 4ab की घात 3 प्लस b की घात 4। और अगर यहां माइनस हो जाए तो जो घात b की विषम है वहां माइनस हो जाए। मतलब अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस है और यहां माइनस है, बाकी b की घात यहां सम है और यहां सम है, इसलिए माइनस नहीं आएगा। तो क्या इसे लिखा जा सकता है x बटा 2 की घात 4 माइनस 4 x बटा 2 की घात 3 साथ में 2 बटा x प्लस 6 x बटा 2 का वर्ग गुणा 2 बटा x का वर्ग माइनस 4 x बटा 2 बटा x की घात 3 प्लस 2 बटा x की घात 4। तो देखो x बटा 2 की घात 4 मतलब x की घात 4 और 2 की घात 4 तो 16 माइनस 2 की घात 3 हुआ 8, 4 दूनी 8, x की घात 3 से x की घात 1 कट गया तो x का वर्ग बचा बस, प्लस ये दोनों बराबर है 2 बटा x बटा 2, दोनों की घात बराबर, x के वर्ग से x का वर्ग, 2 के वर्ग से 2 का वर्ग, बचा 6 माइनस 4 नहीं अभी देखते हैं, 2 की घात 3 8, 8 बटा 2 4 बचेगा, 4 गुणा 4 16, तो यहां पर तो बचा 16। यहां x है और यहां x की घात 3 है तो x ऊपर x की घात 3 नीचे, तो ये सिर्फ और सिर्फ x का वर्ग प्लस 2 बटा 4 मतलब 16 बटा x की घात 4। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x की घात 4 बटा 16 माइनस x का वर्ग प्लस 6, कितना, ये बचा प्लस x की घात 4 बटा 16 माइनस x की घात 2 प्लस 6, x की घात 2 प्लस 6 माइनस 16 बटा x का वर्ग प्लस 16 बटा x की घात 4 माइनस 16 बटा x का वर्ग प्लस 16 बटा x की घात 4। क्या हमने पूरा कैलकुलेशन सही किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। पहले पद में तो x बटा 16, उसके बाद नीचे 8 कट गया, यहां पर भी कट गया, यहां 8 चौक 32 बटा 2 16 और 2 की घात 4 16, ठीक है, करेक्ट है। अब जो पद चर हैं एक एक घात वाले हैं, समान घात वालों को साथ साथ लिखना है। क्या कहीं x की घात 4 है, सिर्फ यही है, तो x की घात 4 बटा 16, उसके बाद x की घात 3 कहीं बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, जो कि यहां बन रहा है, और कहीं x की घात 3 नहीं बन रहा है, तो x की घात 3 यहां बन रहा है, तो अपन ने लिख दिया 4 गुणा x की घात 3 बटा 8, तो प्लस x की घात 3 बटा 2,
उसके बाद x का वर्ग कहां कहां बन रहा है, तो x का वर्ग बन रहा है यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां, तो माइनस एक्स का वर्ग। x कहां कहां बन रहा है, सिर्फ x यहां बन रहा है 2, ठीक है, ये 2x है यहां पर और यहां पर, लेकिन ये अंदर गुणा होकर बनेगा और तो कहीं x नहीं बन रहा, तो 2x माइनस 4 गुणा 3/2, तो 4 3 12/2, 6x हो गया ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो 2x माइनस 6x माइनस 4x, x की घात 1 हो चुकी है। अब अचर पदों के बारे में बात कर लेते हैं। अचर मतलब ये 1, ये -2 6 के साथ गुणा, तो 1 और -12 6 के साथ गुणा करोगे ना पहले, तो ये वाली चीज का, तो 1 - 12 -11 और ये 6 मिलाकर हुए 5, माइनस के साथ -5। अभी भी कहानी समाप्त नहीं है। अब x की घात 1 बटा या x 1 बटा x कहां कहां लिखा हुआ है, -8 बटा x है, ठीक है, और उसके साथ कहीं पर भी और ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर है बस, तो -8 बटा x और 4 छंग 24 -8 16, तो ये मिला 16 बटा x, प्लस माइनस देखते हैं क्या लगता है। उसके बाद x की घात 2 कहां पर, 1 बटा x की घात 2, तो 24 1 बटा x की घात 2 और ये 16, 24 में से 16 गए तो प्लस 8 x की घात 2, x की घात 3 कहां कहां बन रहा है, तो x की घात 3 सिर्फ यहां बन रहा है, -32 x की घात 3 और उसके बाद आखिरी में x की घात 4 जो कि है 16 x की घात 4। तो इस तरह से आपने इसका प्रसार कर दिया है। हालांकि ऐसा प्रसार आपको करने को कहीं जरूरत ना पड़े, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हमें याद करना पड़ेगा। मुश्किल है परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, लेकिन अगर पेपर बहुत अच्छा बनाया जाए तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाना तय है। अच्छा सवाल है वैसे। हम जिस तरह से मतलब द्विपद प्रमेय की मदद से हम किस तरह से 3 पदों का भी चीजें निकाल सकते हैं। आपको याद है अगर आपने a प्लस बी का वर्ग देखा था तो उसके बाद आपको a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बताया गया था, तो वो भी कुछ ऐसा ही था। उसको भी करने के लिए इन दोनों को x मान लो, तो वो x प्लस सी का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन वैसे ही है जैसे यहां पर किए गए हैं। खैर, आप इसी तरह से कितने भी पदों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका कैलकुलेशन हमने शुरुआत यहां से की थी और उसके बाद जो 2 पद हैं जो ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं उनको a मान लिया दोनों को जोड़ के, तो ये 1 प्लस a की घात 4 हुआ। उसके बाद का कैलकुलेशन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार खुद से ट्राई करके देखो कि सवाल क्या है, चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। चलिए हटाते हैं फटाफट और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। 3x का वर्ग माइनस 2ax प्लस 3a का वर्ग की घात 3 का द्विपद प्रमेय से प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप द्विपद प्रमेय से प्रसार ज्ञात करें, लेकिन ठीक है, हम जो बोला गया है उसके हिसाब से ही बात करेंगे। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले x प्लस वाई की घात 3 का द्विपद प्रमेय से प्रसार ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 3c0 x की घात 3, फिर 3c1 x की घात 2 और y की घात 1, फिर 3c2 x की घात 1 y की घात 2 और 3c3 y की घात 3 x की घात 0। देखिए 3c0 1 तो x की घात 3, 3c1 3 के बराबर, प्लस 3c2 ये भी 3 के बराबर, क्योंकि 3 1 और 2 का जो योग होता है वो 3 है, इसीलिए 3c2 3 के बराबर, x y का वर्ग और ये y की घात 3। इतना जानने के बाद मुझे यह लगता है कि ये हमने द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर लिया। इससे ज्यादा हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, अच्छा यहां a और b हमें लेना था, ठीक है,
3x का वर्ग माइनस 2ax को आप ना, चूंकि यहां पर प्रश्न में हमें x और a दिया है, इसीलिए यहां पर x प्लस वाई की जगह आप कुछ और ले लीजिए। x प्लस वाई की जगह आप क्या ले सकते हैं, p और t ले सकते हैं, s t ले सकते हैं, y z ले सकते हैं। एक काम करते हैं, जहां जहां x है ना वहां वहां z लिख देते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो, और कुछ नहीं है। जहां जहां x है वहां वहां हम z लिख देते हैं, और कुछ नहीं है। तो यहां पर z, यहां पर z का वर्ग, z की घात 1, तो यहां पर तो z की घात 3, यहां पर 3z की घात 2, और यहां पर 3z। ठीक है, अब ठीक है, क्या मैं, अगर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, माना z बराबर 3x का वर्ग माइनस 2ax, तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है? आपको आवश्यकता है z की घात 3, z का वर्ग और z की। z तो आपको पता है, z का वर्ग निकालोगे तो क्या मिलेगा, z का वर्ग मतलब 3x का वर्ग माइनस 2ax का वर्ग। 3x का वर्ग मतलब 9x की घात 4, इसका वर्ग करोगे तो 4a की घात 2x की घात 2 माइनस 2 दूनी 4 3 12 ax की घात, ये 2 है और ये 1 है, मिलाकर हो गए 3। ये x की घात या z की घात 2 हो गए। z की घात 3 की आवश्यकता भी है हमें, तो z की घात 3 का मतलब 3x का वर्ग माइनस 2ax की घात 3। अब यहां पर आपको a माइनस बी की घात 3 का सूत्र लगाना सही रहेगा, इसे द्विपद प्रमेय से मत खोलने की कोशिश कीजिए। तो ये मिलेगा 3x की घात 2 पूरे की घात 3 माइनस 3x की घात 2 पूरे की घात 2 और उसके बाद 2ax प्लस 3x की घात 2 2ax की घात 2 प्लस या माइनस 2ax की घात 3। इतना ही है। अब इसे सरल करना पड़ेगा, इसे सरल कर ही लेते हैं। यहां पर 3x की घात 2 की घात 3, 3 की घात 3 27, x की घात 2 की घात 3 हो गए, कुल मिला के 2 तिया 6। तो ये तो मिला 27 x की घात 6 माइनस 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27, तो ये मिला 27 x की घात 4, 2 दूनी 4। अच्छा और भी है कुछ, 27 दूना 54, डबल भी हो जाएगा और x की घात 1 बढ़ भी जाएगी। अभी तो और भी यहां पर चीजें थी, तो 2 भी है ना, तो 2 का गुणा भी करेंगे तो 54 हो जाएगा, x की घात 5 हो जाएगी और a आ जाएगा। उसके बाद 3 तिया 9, 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग होना है 36, 4 हो गए, तो 9 चौक 36, तो प्लस 36। उसके बाद x का वर्ग यहां और यहां पर भी x का वर्ग है, वर्ग करोगे तो वर्ग और वर्ग मिला के हो गए x की घात 4 और a की घात 2 हो जाएगी। उसके बाद माइनस 2 की घात 3 मतलब 8, a की घात 3 x की घात 3, तो माइनस 8 a की घात 3 x की घात 3। अब प्रश्न के अनुसार आपके पास z की घात 3, y और y की घात 3 आपके पास सब कुछ है, सीधा सीधा मान रखिए और कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं यहां पर z प्लस y की घात 3 निकालने की कोशिश करता हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है z की घात 3 प्लस 3 z का वर्ग y प्लस 3 zy का वर्ग प्लस y की घात 3। अब क्या सर, अब ये है कि चूंकि हम z को, यदि मैं z को 3x का वर्ग माइनस 2ax लिख देता हूं और y को 3a का वर्ग लिख देता हूं, तो 3x का वर्ग माइनस 2ax और y को 3a का वर्ग लिख देता हूं, तो ये जो संख्या है वो बन जाती है 3x का वर्ग माइनस 2ax प्लस 3a का वर्ग
और ये पूरी की पूरी घात 3। अब z की घात 3 की जगह ये पूरा लिख दो। z की घात 3 का मतलब ये पूरा का पूरा। तो 27x की घात 6 माइनस 54x की घात 5a। तो पहला तो है 27x की घात 6 माइनस 54x की घात 5a। उसके बाद 36x की घात 4 a की घात 2, तो प्लस 36 x की घात 4 a की घात 2 माइनस क्या है, माइनस आएगा 8x की घात 3 a की घात 3, तो माइनस 8x की घात 3 a की घात 3 प्लस 3 गुणा z की घात 2। z की घात 2 मतलब 9x की घात 4 a की घात 2 x की घात 2, तो 9x की घात 4 प्लस 4 x की घात 2 a की घात 2 माइनस 12ax की घात 3, तो माइनस 12ax की घात 3। उसके बाद 3zy की घात 2, तो प्लस 3z का मतलब क्या था 3x का वर्ग माइनस 2ax और y की घात 2 मतलब 3a के वर्ग का भी वर्ग, और आखिरी जो पद है वो है y की घात 3 मतलब 3a का वर्ग की घात 3। अभी भी सवाल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, खैर जितना हो सकता है उतना करेंगे, मतलब पूरा ही करेंगे। 27x की घात 6 को तो कुछ नहीं हो सकता, माइनस 54x की घात 5a प्लस 36 x की घात 4 a की घात 2 माइनस 8x की घात 3 a की घात 3 प्लस 9 27x की घात 4, ठीक है, तो 27x की घात 4, ठीक है। उसके बाद 12x की घात 2 a की घात 2 प्लस 12x की घात 2 a की घात 2 माइनस 36 ax की घात 3। ये 3 को इन तीनों में गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, तो अब थोड़ा सा और भी है, देखिए ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 9 त्या 27 और a की घात 2 का वर्ग हो जाएगा 4, a की घात 4, तो प्लस आपको 27 a की घात 4 सब में गुणा करना है ना। मतलब इसे अगर मैं सीधा सीधा इसे हटाकर और इसे हटाकर यहां गुणा कर देता हूं 27 a की घात 4 का, तो 25 त्या 75 और 27 त्या 81, तो 81 x की घात 2 a की घात 4, ठीक है, और 27 दूना 54 x a की घात 5, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो और ये हुआ 27 a की घात 6। कहीं कोई ऐसे पद हैं जो जुड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जुड़ सकते? उसके पीछे कारण ये है कि यहां x की घात 5 है, यहां और कहीं x की घात 5 मुझे दिख नहीं रहा, x की घात 4 दिख रहा है यहां पर और यहां पर, लेकिन यहां a का वर्ग नहीं है, ठीक है। x की घात 3 भी दिख रहा है यहां पर, लेकिन यहां a है और यहां a का वर्ग है। इसी तरह से जो चीजें हैं वो चलती रहेगी और प्रश्न हल होते रहेंगे। खैर, तो ये हुआ इस प्रश्न का जवाब। चलिए तो अपन बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ या अगला जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ, लेकिन सवाल हल हो चुका है। आपको यहां कोई दिक्कत हो तो आप बेशक बता सकते हैं। इस विविध प्रश्नावली का ये आखिरी सवाल है और द्विपद प्रमेय का भी ये आखिरी सवाल है। उम्मीद है आपको द्विपद प्रमेय समझ में आया होगा और आप द्विपद प्रमेय के बहुत से सवाल एक बार खुद से हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, वहां पर भी ये सब कुछ मुफ्त है, तो आप www.magnetbrains.com गूगल पर लिखिए। जैसे ही आप वो लिखेंगे, आपको CBSE हिंदी माध्यम सिलेक्ट करना है, उसमें आप कक्षा 11वीं पर सिलेक्ट करेंगे और आपको गणित वाले सर का ऐसा फोटो दिख जाएगा। जैसे ही आपने गणित वाले सर के फोटो पे क्लिक किया तो आपको यहाँ कुछ ऐसी चीजें दिखेगी, ठीक है। बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे CBSE या आधारित NCERT पूरा पाठ्यक्रम है, सब कुछ हल है, बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी राज्यों के उपयोगी प्रश्न। नीचे जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स के नाम दिए रहेंगे। किसी भी एक चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे,
जिस चैप्टर पे आपने क्लिक किया उस चैप्टर के सारे टॉपिक वाइज वीडियो खुल जाएंगे। जिस टॉपिक वाइज वीडियो पर आपने क्लिक किया उसका वीडियो गणित वाले सर आपको इससे पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो एक प्रॉपर लिस्ट फॉर्मेट में आपको देने की कोशिश है इस वेबसाइट के माध्यम से, आपको और कहीं चीज़ों को सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़े। बाकी आप जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक समस्त पाठ्यक्रम मुफ्त पढ़ाता है अपनी स्कूली शिक्षा का। तो इसका आनंद लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, इस लेक्चर को लाइक कीजिए और दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने भी अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम सभी मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप सभी के लिए इतना है कि पढ़ते रहिए और अपनी समस्या हो उन्हें बताते रहिए। धन्यवाद।